फिजियोथेरेपी जैसे मैंने बोला है कि ये एक साइंस है जिसमें आपको ना सर्जरी करना है बट ना ही मेडिसिन यूज करना है, फिर भी आपको ठीक करना है। हम मूवमेंट साइंस पे कि बॉडी किस तरीके से मूव करती है, किस तरीके से आपके जॉइंट्स मूव करते हैं, इसके ऊपर हम पूरा काम करते हैं। क्योंकि हम मेडिकल साइंस से किसी भी बॉडी को बचा तो सकते हैं उसको, लेकिन जीवन योग्य बनाना फिजियोथेरेपी के थ्रू हम करते हैं। यार फिजियोथेरेपी क्या है? मालिश से तो कराना है। पैरालिसिस के बाद में एक पर्सन जो होता है वो बेड पे लेटा हुआ है, बेड से उठ नहीं रहा है, तो मुझे बड़ा थॉट मन में आया कि क्या ये जीवन जीने योग्य है। हमारा लाइफस्टाइल काफी एक्टिव हुआ करता था और इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री रहा है। इंडिया में लोग खेती की तरफ, मतलब जिसमें कि फिजिकल लेबर बहुत चाहिए होता है, लोग उस तरीके का लाइफस्टाइल रखे हुए थे। ऑब्वियसली वी गिव इट सम टाइम फॉर द इंजन टू हीट अप। ओके, सेम हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ना, इसकी भी अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रेच होने की लिमिट है। जब बच्चा अंदर साइज में ग्रो कर रहा है तो उसके फीमेल के ऑर्गन भी स्ट्रेच कर रहे हैं, उसके लिगामेंट, उसका यूट्रस का साइज, उसके मसल्स सब अपने अंदर से स्ट्रेच होकर जगह बना रहे हैं। कि अब मेरी वीडियो देख के लोग बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो जाएंगे और एकदम से जाके और जिम में चले जाएंगे और रनिंग करने जाएंगे, ऐसा मत करिएगा। नमस्कार, मैं हूं देवू मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। आपको पता है फिजियोथेरेपी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा साइंस है जिसमें बिना मेडिसिन के, बिना सर्जरी के भी आप लोगों को ठीक कर सकते हो। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में और जानना है। आपको मैं बता दूं, थोड़े साल पहले ऋषभ पंत जो फेमस क्रिकेटर है, उनका एक मेजर कार एक्सीडेंट हुआ था और इतना ज़्यादा हुआ था कि उनका सर्वाइवल का चांस भी बहुत मुश्किल था उस टाइम पे एंड मेजरली इंजर्ड थे एंड वो हॉस्पिटलाइज हुए। हॉस्पिटल से ठीक होकर निकले बट उनको जो रिहैब था लंबा था, बट उसके बाद उनका फिजियोथेरेपी से उनका रिहैब हुआ एंड बहुत जल्दी वो ठीक होके बहुत जल्दी ग्राउंड में आ गए। ये है फिजियोथेरेपी का कमाल। तो आज हमारे साथ जो है वो है डॉक्टर पूनम। उनसे हम मिलेंगे और ये है सेक्टर 104 में, नोएडा में है ये, और उनसे मिलके हमें आज बहुत सारे बातें करना है अबाउट फिजियोथेरेपी। तो डॉक्टर पूनम, वेलकम। नमस्कार सर। तो फिजियोथेरेपी जैसे मैंने बोला है कि ये एक साइंस है जिसमें आपको ना सर्जरी करना है बट ना ही मेडिसिन यूज करना है, फिर भी आपको ठीक करना है। तो ये इंट्रोडक्शन जो है उसी के ऊपर थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप डिटेल में बताइए। सर, फिजियोथेरेपी को अगर आप हिंदी में बात करें तो फिजियोथेरेपी मतलब भौतिक चिकित्सा। पहले काफ़ी पुराने टाइम से ये इंडिया में चले आ रहा है। जब आयुर्वेद में हमारे डॉक्टर्स जो पुराने हुआ करते थे इंडिया में, वैसे ही मूवमेंट साइंस में भी स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। उसी को आप भौतिक चिकित्सा के नाम से जानते हो। अब थोड़ा मॉडर्नाइज वर्जन आपको देखने को मिलता है, इसी को आप फिजियोथेरेपी बोलते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, हम मूवमेंट साइंस पे कि बॉडी किस तरीके से मूव करती है, किस तरीके से आपके जॉइंट्स मूव करते हैं, इसके ऊपर हम पूरा काम करते हैं। क्योंकि हम मेडिकल साइंस से किसी भी बॉडी को बचा तो सकते हैं उसको, लेकिन जीवन योग्य बनाना फिजियोथेरेपी के थ्रू हम करते हैं। ओके, तो जैसे फिजियोथेरेपी को लेके एक पहले, मतलब पुराने जमाने में तो सॉलिड मिसकंसेप्शन था या मिथ था कि यार फिजियोथेरेपी क्या है, मालिश से तो कराना है, तो इसलिए अपने बच्चों को फिजियोथेरेपी में भेजते नहीं थे। बट नाउ द स्टेज हैज कम वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रेफरिंग टू डू फिजियोथेरेपी। तो आपको क्या मोटिवेट किया फिजियोथेरेपी लेने के लिए? सर, मुझे शुरू से ही डॉक्टर बनने का काफी मन था। तो जब मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया कि अगर मान लीजिए जैसे पैरालिसिस बहुत कॉमन आजकल हो गया है, हार्ट अटैक्स हो गए, पैरालिसिस बहुत कॉमन हो गया है। तो पैरालिसिस के बाद में एक पर्सन जो होता है वो बेड पे लेटा हुआ है, बेड से उठ नहीं रहा है, तो मुझे बड़ा थॉट मन में आया कि क्या ये जीवन जीने योग्य है? क्या ये पर्सन सोचेगा कि ठीक है मैं बच तो गया लेकिन मैं अब किसी काम का रहा नहीं हूँ? उसको ये थॉट्स आएंगे, वो डिप्रेशन में जाएगा। तो क्या ऐसे पेशेंट्स को रिकवरी कराना पॉसिबल है या नहीं? मैंने फिर इस बारे में बहुत गहनता से सोचा, तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा, फिजियोथेरेपी नाम से भी कोई कोर्स है, उसमें मुझे इंटरेस्ट आया और एंड आई टुक एडमिशन एंड टुडे यू सी मी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। दैट्स अ ग्रेट थिंग एक्चुअली। हमने नोटिस किया है कि जितने भी न्यूरो के पेशेंट जैसे ही पैरालिसिस हो जाता है या न्यूरो ब्रेन स्ट्रोक होता है, उसके बाद जो रिकवरी फेज है वो सबसे अहम है और वही उसी टाइम पे फिजियोथेरेपी का मेजर रोल आता है जी। तो हाउ डू यू लुक एट इट कि कैसे आप उस प्रोसेस को कैसे करते हैं? सर देखो, अब जैसे जैसे इंटरनेट
आपके इंडिया के गहरे से गहरे कॉर्नर्स में भी पहुंचता जा रहा है, तो लोग और जागरूक होते जा रहे हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी कोई बहुत अलग चीज नहीं है कि ये दुनिया में किसी अलग कोने से उठ के आ गया है, ये हमारे बीच में शुरू से ही मौजूद थी, बट अब हमने इसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया है। और जो फिजियोथेरेपी आज आप देखते हैं ये प्रॉपर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मतलब कि आपके प्रॉपर रिसर्चेस हुए हैं, रिसर्चेस में आपको डेटा देखने को मिला है और उसके बेसिस पे आप बोलते हैं कि पेशेंट्स हैव रिकवर्ड। अब फिजियोथेरेपी में जो मेन हमारा ट्रीटमेंट होता है वो मेडिसिन और सर्जरी के बिना होता है। आजकल आप देख रहे हैं कि इतना पोल्यूशन हो रहा है, इतनी लोग दवाइयां यूज कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स भी लोगों को होते हैं। तो उस चीज से अलग बचने के लिए, क्योंकि लोगों ने पर्सनली भी उस चीज से अलग होना चाहा है, लोग नहीं चाहते हैं कि हम बहुत सारी दवाइयां कंज्यूम करें, बिकॉज उसके अलग साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। देखिए, जो जरूरी दवाइयां उसको हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती हैं जो हम छोड़ सकते हैं, जैसे पेन किलर्स एग्जांपल के लिए, वो आपके पेन को जड़ से ठीक नहीं करता है, सिर्फ मास्क करता है सिम्टम्स को। तो ऐसे केस में लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि उनको गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं या और भी डिफिकल्टी हो रही है मेडिसिन की वजह से। लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या रिजॉर्ट निकले, और उसका रिजॉर्ट है मूवमेंट साइंस यानी फिजियोथेरेपी। तो एविडेंस बेस्ड है पूरा फिजियोथेरेपी। सेकेंड थिंग, आपने मुझसे पूछा कि न्यूरो वाले केसेस जो है उनको रिकवर करने में काफी टाइम लगता है। न्यूरो में भी सर एविडेंस बेस्ड है हमारे पास। एक हॉट टॉपिक है, शायद आपने उसका नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, इसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारी मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही हॉट टॉपिक माना जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपका ब्रेन ओवर द टाइम लर्न करता है चीजें। मतलब जब हम छोटे थे, छोटे से लेके हम इतने बड़े हुए, तो हमारे ब्रेन ने बहुत सारे टास्क धीरे 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 ओवर द टाइम सीखे हैं, और उसमें न्यूरल वायरिंग हुई है अंदर से। तो जब किसी को पैरालिसिस होता है या ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज होता है, तो वही वायरिंग डैमेज हो जाती है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी में हम करते क्या है, एंड वी फिजियोज प्ले अ मेन रोल इन दिस, आई मीन द रिहैबिलिटेशन साइंस। तो उसमें होता क्या है, वो जो कनेक्शंस आपके ब्रेक हो चुके होते हैं, आप फिर से उन कनेक्शंस को दोबारा से रीजनरेट कराने का काम करते हैं। एंड दैट फील्स मिरेकुलस, बट इट इज प्रॉपर साइंस बैक्ड अप। बिल्कुल। तो इसी से कनेक्टेड मैं पूछने वाला हूँ आपको कि जैसे पार्किंसंस है, अल्जाइमर्स है, तो पार्किंसंस में लोगों के जब हाथ हिलता है, धीरे 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 मुट्ठी बंद हो जाता है, हाथ ऐसे हो जाते हैं, तो वहां पे अगेन फिजियो का बहुत बड़ा रोल आता है। एंड आई एम प्राइम विटनेस टू इट। आई हैव सीन सम पेशेंट रिकवरिंग वेल। तो इसमें मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताइए कि जो पार्किंसंस है उसको लेके उनको क्या करना चाहिए, फिजियो का क्या रोल है इसमें? पार्किंसंस में फिजियो का बहुत ही बड़ा रोल निकल के आता है। पार्किंसंस में मेनली होता क्या है कि पेशेंट्स को रिजिडिटी फील होती है, उनके हाथ पैर ऐंठ जाते हैं, उनको बैलेंस में प्रॉब्लम होती है, उनको वॉक करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में फिजियोथेरेपी के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू उनकी मूवमेंट रिट्रेनिंग होती है, उनके जॉइंट्स में से स्टिफनेस जो है उसको हम रिकवर करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा उनका जो मूवमेंट पैटर्न है, जो उनके चलने का तरीका है, या उनके जो भी फंक्शनल लाइफ है, उसको आप और ईजी बनाते हो, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी कंडीशनिंग फिर से आप करते हो, और फिर से उनको जो है आप जीने योग्य बनाते हैं। आजकल जो लाइफस्टाइल है, जो वर्क फ्रॉम होम है एंड ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग, उससे क्या हुआ है, पोस्चर का बहुत बड़ा इशू है। आप बिन बैग में बैठ के अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, मोबाइल को ऐसे देख देख के बेंड हो जाता है, तो स्पाइन के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। एंड वी हैव पुट अ प्रॉप हियर आल्सो। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि जो लाइफस्टाइल है स्पाइन को लेके, उसके ऊपर आपका क्या कहना है, एंड किस तरह का प्रिकॉशन हम ले, सो दैट फिजियो के पास तो आना है, पर ना आए तो अच्छा है, तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? सर मेनली देखिए, होता क्या है ना, जब एक बच्चा छोटा होता है, आप जड़ समझिए, जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके स्पाइन में प्राइमरी कर्व्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको फीटस में लिमिटेड स्पेस होता है, तो उसकी स्पाइन एक पर्टिकुलर एंगल में मुड़ी हुई रहेगी। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा चलने लगता है तो उसके स्पाइन में सेकेंडरी कर्व्स डेवलप होते हैं। वो सेकेंडरी कर्व्स जो हैं उसके बॉडी का वेट जमीन में अच्छे से ट्रांसफर कराने में हेल्प करते हैं। अब मेन वर्क फ्रॉम होम टाइप के पेन में, या फिर जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसमें मेनली होता क्या है कि ओवर द टाइम आपके वो स्पाइन में डिजेनरेशन आ जाता है, वेयर एंड टेयर आता है, और जो आपके सेकेंडरी कर्व्स जो कि हमारे लिए हेल्दी लाइफ बनाने के लिए जरूरी होते हैं, वो सेकेंडरी कर्व रिवर्स होने लग जाते हैं, वो स्ट्रेट होने लग जाते हैं। जैसे कि हम ये प्रॉप सामने देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि ये नेक वाला रीजन, दिस इज योर सर्वाइकल स्पाइन। स्पाइन के आपके 4 पोर्शंस होते हैं। यू हैव सर्वाइकल पोर्शन, यू हैव थोरैसिक पोर्शन, लंबर पोर्शन, एंड देन वी हैव द सेक्रल पोर्शन। ओके, तो इसमें प्राइमरी कर्व्स होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर वाले पोर्शन में, यहाँ आपको एक सी शेप कर्व दिखाई देगा, थोड़ा आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली जब आप इससे नीचे आएंगे, इसमें आपकी रिब्स कनेक्टेड होती हैं, दिस इज योर थोरैसिक स्पाइन, ये पीछे की तरफ कर्व होता है। Okay. लंबर में आप देखेंगे आगे की तरफ फिर से कर्व होता है,
कॉक्सिक्स में और आपके सेक्रल पोर्शन में फिर से पीछे की तरफ कर्व होता है। तो जब लोग सेडेंटरी बैठते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, तो ऐसे केसेस में उनके ये स्पाइन के कर्व ओवर द टाइम कम डीपन होते हैं, मतलब स्ट्रेटन होने लग जाते हैं। अब वो स्ट्रेट होने की वजह से और भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि आसपास और स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, उनमें भी ओवर द टाइम चेंजेस आएंगे, उसमें वीकनेस बनेगी। तो मेनली जो ये पेन्स आते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, ये आपके स्पाइन के कर्व्स के स्ट्रेट होने से और आपके मसल्स के वीक होने से आते हैं। एंड सी द मेन लॉजिक इज, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा नहीं हुआ करता था। हमारा लाइफस्टाइल काफी एक्टिव हुआ करता था। और इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री रहा है। इंडिया में लोग खेती की तरफ, मतलब जिसमें कि फिजिकल लेबर बहुत चाहिए होता है, लोग उस तरीके का लाइफस्टाइल रखे हुए थे। और अब तो हमारे किचन्स भी बहुत वेस्टर्न कंसेप्ट के आ गए हैं। लोग खड़े रहते हैं, खड़े होकर ज्यादा काम करना प्रेफर करते हैं, चेयर्स पे बैठ के लोग खाना खाते हैं। पहले के टाइम में हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा था कि आप जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं, आप क्रॉस लेग बैठ रहे हैं, पालती मार के बैठ रहे हैं, या आप जैसे बहुत छोटा सा मामूली काम, आप रस्सी से पानी खींच रहे हैं, तो आपके जो डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज थी वही आपका एक्सरसाइज का काम भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ है, जब से हमारा ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, हम लोगों ने मेड कल्चर अडॉप्ट कर लिया है, हम घर में काम करना नहीं चाहते हैं, या फिर हमारा घर में फर्नीचर भी चेंज हो गया है। पहले इंडियन टाइप का फर्नीचर ट्रेडिशनल हुआ करता था, आजकल वेस्टर्नाइज हो गई है सब चीजें, मॉडर्नाइज हो गई हैं। उस करके अब इतने मसल्स हमारे जो हैं डेली एक्टिविटीज में काम ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। और स्पेशली जिनका 9 to 5 8 घंटे 10 घंटे बैठने का काम होता है, तो होता क्या है कि ओवर द टाइम वो पोस्चरल ओवरयूज अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी करके धीरे धीरे ओवर द टाइम, एक दिन में ये नहीं होता है कभी भी, इट टुक मंथ्स एंड इयर्स टू डेवलप। बट जब वो डेवलप होता है तो वो चेंजेस जो होते हैं वो आपके स्पाइन में और डिजेनरेटिव चेंजेस लेके आते हैं। और अगर आपने उसके लिए सोन काम नहीं किया तो फिर वो डिजेनरेटिव चेंजेस जो है वो बॉडी में रह जाते हैं। दैट्स व्हाई योर पेन कीप कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। तो ये तो हो गया बातें, बट आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट एथलीट्स। स्पोर्ट्स पर्सन जो है उनको बहुत सारे इंजरी होते हैं, एंड जब इंजरी होते हैं तो उनको करेक्शन के लिए जाना पड़ता है, फिर आपका रोल उसमें बहुत ज़्यादा आता है। तो उस पर आपका क्या एडवाइस होगा? जैसे एथलीट्स है, वो वार्म अप कितना करना चाहिए, कूल डाउन कितना करना चाहिए, जनरली ये सब अवॉइड करते हैं, तो उस पर आपका क्या सजेशन है? सर, मैं आपको एक छोटा सा कॉमन एग्जाम्पल दूंगी। आपके घर में कोई व्हीकल है, आप कोई गाड़ी चलाते हैं, और मान लीजिए बाहर टेम्परेचर जो है बहुत ठंडा हो गया है, तो आप क्या करते हैं कि आप डायरेक्ट गाड़ी में सेल्फ लगाते हैं, उसको ऑन कर लेते हैं, या फिर आप उसको कुछ टाइम उसका इंजन गर्म होने देते हैं और उसके बाद गाड़ी को आप आगे रोड पे लेके जाते हैं। ऑब्वियसली वी गिव इट सम टाइम फॉर द इंजन टू हीट अप। ओके, तो सेम हैपेंस विद द ह्यूमन बॉडी। ये भी एक मशीन है, भगवान के द्वारा बनाई गई मशीन है, नेचुरल मशीन है, और ये रिप्लेस नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी चीज ये एक ऐसी मशीन है जिसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता, कोई वैल्यू नहीं आ सकता, और जो हमें भगवान ने एक बार दे दिया है वो चेंज नहीं किया जा सकता। जो चेंजेस एक बार आ गए तो आ गए, तो हमें इसको बहुत ध्यान से रखना है, संभाल के रखना है। तो अब वार्म अप को लेकर जब हम बात करें तो सेम ये भी मशीन है, इसको भी प्रॉपर वार्मिंग अप टाइम चाहिए होता है। अगर आप एकदम रेस्ट से उठ के तुरंत भागने लग जाएंगे या इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करने लग जाएंगे, तो मसल्स हो गए आपके, या लिगामेंट, या जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो हीटअप तो नहीं हुए हैं, दे आर इन अ पर्टिकुलर पोजीशन। अब अचानक से उनमें स्टेट ऑफ शॉक क्रिएट होगा तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए एथलीट्स को भी यही एडवाइस किया जाता है कि आप कभी भी जब एक्सरसाइज करने वाले हैं, आप गेम के लिए खेलने जा रहे हैं, या आप किसी भी टाइप का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो आपको पहले एक प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए ताकि आपके बॉडी हीटअप हो जाए। उसके बाद उसमें फ्लूइडिटी क्रिएट होती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, फिर आप अपना परफॉर्मेंस निकालिए। एंड यू विल ऑल्सो नोटिस कि वार्म अप करने से आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ गया, एनहांस हो गया। सिमिलरली जब आपने फिजिकल एक्टिविटी पूरी कर ली है तो आपको बॉडी को कूल डाउन भी देना चाहिए। कूल डाउन करने से क्या होता है कि उसको धीरे धीरे आपके ब्रेन को, आपके बॉडी को सेंस होता है कि ओके आई हैव टू ड्रॉप द परफॉर्मेंस लेवल्स नाउ, तो उससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं होती। सो एथलीट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि डोंट बी लेजी, डॉक्टर पूनम के बाद फॉलो करिए, एंड वार्म अप और कूल डाउन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। अब मैं आपको पूछना चाहूंगा गायनिक के बारे में। गायनिक एक सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ पे जब प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं तब उनको भी फिजियो की बहुत जरूरत पड़ती है, प्रीनेटल पे ही। तो उस पे थोड़ा सा मुझे आप क्लियर करिए कि क्या होना चाहिए। सर देखिए, जब कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है तो हमारे बॉडी में एक फिक्स वॉल्यूम है, हमारे पेट के अंदर कंटेंट जो है वो फिक्स वॉल्यूम है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो रही है तो उस टाइम पे वो जो ग्रोइंग फीटस होता है, वो बच्चा जो ग्रो कर रहा होता है, वो एक स्पेस अंदर से ऑक्यूपाई करता है। अब वो स्पेस जब वो बच्चा ऑक्यूपाई करेगा तो मदर के जो भी अंदर के इंटरनल पार्ट्स रहेंगे वो आपस में बहुत क्लोज पैक हो जाएंगे।
ठीक है, ये हुआ बाकी ऑर्गन्स के साथ में। इससे होता क्या है कि मदर के खुद की जो बॉडी की कैपेसिटी होती है, कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी हो गई, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हर सिस्टम के ऊपर जो है फर्क पड़ता है, उसकी एफिशिएंसी ओवर द टाइम कम होती है, बिकॉज उसको एडजस्ट करना है ग्रोइंग फिटस का साइज अंदर रखने के लिए। आपकी स्पाइन में भी चेंजेस आते हैं, आपके इवन जॉइंट्स ओपन अप होते हैं, पेल्विस के जॉइंट्स ओपन अप होते हैं ताकि वो बच्चे को एक्यूमुलेट कर सकें, उसके स्पेस दे सकें। तो ऐसे में मदर को क्योंकि खुद का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अंदर एक बच्चा डेवलप हो रहा है, प्लस उसकी खुद की बॉडी, डिलीवरी के बाद उसकी खुद की बॉडी भी तो नॉर्मल पे वापस आनी चाहिए। तो ऐसे में हम बहुत प्रमोट करते हैं कि फीमेल्स जो है वो फिजिकली एक्टिव रहें, पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस करें, और स्पेशली एक्सरसाइजेस ये आपका हिप रीजन की और एब्डोमेन रीजन की एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि जब आप मसल्स की स्ट्रेंथ बना के रखोगे तो जो ग्रोइंग फिटस की वजह से चेंजेस आ रहे हैं वो बॉडी में लंबे समय नहीं रहेंगे और रिवर्स कर जाएंगे, और इन टर्न आपकी मदर की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। एंड पोस्ट डिलीवरी? पोस्ट डिलीवरी भी सर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप सोचिए, ये आप ऑडियंस को बताइए, ये आप एक एग्जांपल लेके चलिए, ये है कि ये लोग थोड़ा सा इसको इग्नोर कर जाते हैं। आप एक छोटा सा एग्जांपल और लेके चलिए, तो मैं बहुत कॉमन ऐसे एग्जांपल देती हूँ ताकि लोग समझ सकें। कॉमन लाइफ में जब आप यूज करते हैं ना ऐसे एग्जांपल, तो पेशेंट ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। आप एक इलास्टिक, एक रबर बैंड लीजिए, आप वो रबर बैंड को स्ट्रेच करिए, और वो रबर बैंड को स्ट्रेच करके आप 10 मिनट तक ऐसे रखिए। आप क्या पाएंगे कि 10 मिनट के बाद जब आपने उसको छोड़ा ना, तो वो वापस अपने नॉर्मल शेप पे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस और स्ट्रेन टाइप के चेंजेस एक्यूमुलेट हो गए। सेम हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ना, इसकी भी अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रेच होने की लिमिट है। जब बच्चा अंदर साइज में ग्रो कर रहा है तो उसके फीमेल के ऑर्गन भी स्ट्रेच कर रहे हैं, उसके लिगामेंट, उसका यूट्रस का साइज, उसके मसल्स सब अपने अंदर से स्ट्रेच होके जगह बना रहे हैं। तो जब बच्चा डिलीवर हो गया है तो उसके बाद उसके अंदर कुछ परमानेंट चेंजेस रह जाते हैं। तो अब आपके लिए पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो जो टिश्यूज खिंचे हैं, जो स्ट्रेच होके रह गए हैं प्रेगनेंसी में, उनको वापस आपको नॉर्मल शेप में लाना रहेगा, तभी तो फिजिकली फिट रहेगी वो फीमेल। इसीलिए आपके लिए प्रेगनेंसी के बाद, जब आपने डिलीवरी हो गई है, तो उसके बाद एक्सरसाइजेस करनी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा आपको कि फिजियो के लिए तो हम आते हैं, बट आप मेरे ऑडियंस को ये बताइए कि ऐसा कुछ करें जिस वजह से फिजियो के पास विजिट इतना ना करना पड़े, क्योंकि इंजरी लोगे या बीमारी लोगे तभी आना पड़ेगा। तो क्या क्या करना चाहिए एक्सरसाइजेस सो दैट अवॉइड कर पाए? आई एम नॉट सेइंग नॉट कमिंग, बट अवॉइड कर पाए। सर देखिए, मैं अपने क्लिनिक में खुद ये चीज प्रमोट करती हूँ कि आपको डॉक्टर से थोड़ा स्पेस बना के रखना चाहिए। आप हेलो हाय करिए हमारे साथ, बट आप थोड़ा सा स्पेस बना के रखिए। किस तरीके से? कि आप हमारे क्लिनिक के फ्रीक्वेंट विजिटर ना बने। और स्पेशली फिजियोथेरेपी में लोग आते हैं, बहुत रिपीटेड सेशंस होते हैं, क्योंकि हम उनकी स्ट्रेंथ पे, उनके बॉडी को फिर से रिकंडीशन करने पे काम करते हैं। कोई इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ तो देखिए अलग बात है, लेकिन आप अपनी मर्जी से अपनी खुद की बॉडी को आइडल मत बनाइए, क्योंकि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिएंगे, आपकी बॉडी ओवर द टाइम वीक होती जाएगी। इस भगवान ने ना हमारी ये बॉडी को लेके एक बहुत बढ़िया सा फंडा दिया है, और अंदर वो प्रोग्राम हमारे फिट है, यूज इट और लूज इट। आप अगर इसको यूज करेंगे तो ये मेंटेन रहेगी, अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी सोचेगी कि शायद कोई पर्टिकुलर पार्ट की जरूरत नहीं है, तो उसको बॉडी से हटा देते हैं। तो सबसे कॉमनली क्या जाता है, अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल रखेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ, क्योंकि यूज नहीं हो रही है, तो ओवर द टाइम वो स्ट्रेंथ जो है वो गिरने लग जाएगी। इसीलिए आपको फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइजेस को अपने रूटीन में इन्वॉल्व करना है। अब एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अब मेरी वीडियो देख के लोग बहुत ज्यादा प्रोत्साहित हो जाएंगे और एकदम से जाके और जिम में चले जाएंगे और रनिंग करने लग जाएंगे। ऐसा मत करिएगा। सुनिए, मैं बताती हूँ कारण। आपको फिजिकली एक्टिव होना है, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन आपने इतने टाइम में अपने बॉडी में जो भी चेंजेस एक्यूमुलेट करें, भाई आप फिजिकली एक्टिव नहीं है और सडनली आप फिजिकल एक्टिविटी के लेवल्स बढ़ाओगे, यू आर गोइंग टू कम टू द क्लिनिक फॉर श्योर। अगेन यू विल कम टू द क्लिनिक। अब आप फिर मुझे बोलेंगे कि आपने तो कहा था क्लिनिक नहीं आना, तो फिजिकल एक्टिविटी करो, अब आप क्लिनिक में बुला लिया। और रीजन इसका क्या है कि आपने एकदम से उससे फिर परफॉर्मेंस मांग रही है। मैंने आपको वार्म अप कूल डाउन वाला दिया था ना एग्जाम्पल, तो आपने सबसे बेस्ट क्या करना है, अगर आपको कहीं पे पर्टिकुलर पेन्स है, जाके किसी स्पेशलिस्ट को, किसी फिजियोथेरेपिस्ट को आप जाके पहले दिखा दीजिए, अपने आप को रूल आउट करा लीजिए कि मुझे पर्टिकुलर हेड से लेकर टो तक आप मुझे देख के बताइए कि मुझे कहीं कोई पर्टिकुलर इम्बैलेंसेस तो नहीं है, क्या मैं ये पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइज कर सकता हूँ। मान लीजिए आप ही मुझे कहें कि मुझे जिम जाना पसंद है, तो आप एक बार जाके किसी फिजियोथेरेपिस्ट को जाके दिखाएं, आप हेड टू टो असेसमेंट कराइए अपना, फिर आप जाके, क्योंकि अगर कुछ भी अगर चेंजेस ऐसे रहेंगे जो आपको ध्यान देने रहेंगे, तो आपका फिजियो आपको बता देगा, एंड यू विल टेक केयर ऑफ द चेंजेस and you can easily get into physical activity without getting injury in your body. Thank you so much, Dr. Poonam.
बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हमने सुना एंड बहुत सारी चीजें ऐसा था कि हमें एनलाइटन भी किया एंड आई थिंक माय व्यूअर्स शुड सी दिस एंड यूज दिस एडवाइस। तो आगे चल के आपको और ऐसे भी और कुछ पॉडकास्ट देखना है तो हमें प्लीज कमेंट में बताइए, और ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये जरूर कमेंट में डालिए एंड इस पॉडकास्ट को लाइक करिए, शेयर करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।